हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने कर्म पर लगातार अग्रसर होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम लोग जानते हैं कुछ छोटी छोटी बेसिक चीज़ों के बारे में। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक को बहुत ही मज़े से पढ़ने वाले हैं और सीखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं, हम लोग पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन रहेगा, हम लोग जो बेसिक चीज़ें रहेगी उसे हम लोगों को पहले जान लेना है कि सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख जो है वो संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक है। ठीक है, कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स, सर्वोच्च न्यायालय जो है ये यूएसए से लिया गया है। मतलब यूएसए का सर्वोच्च न्यायालय लाकर दिल्ली में बैठा दिया गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिलता जुलता कहाँ से है? जैसे राष्ट्रपति का पद होता है, उपराष्ट्रपति का पद होता है ना, तो ये कहाँ से लिया गया है? तो ये यूएसए से लिया गया, अमेरिका से लिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बारे में, कुछ और अन्य चीज़ों के बारे में हम लोग समझेंगे। सबसे पहले अगर हम जानें तो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। कब किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पहली बार सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। अब 1774 में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ। कहाँ पे हुआ? कोलकाता। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कोलकाता में ही क्यों? तो फ्रेंड्स, उस समय जो राजधानी थी हम लोगों की, उस समय राजधानी कोलकाता थी। ठीक है, तो राजधानी उस समय कोलकाता हम लोगों की थी। इसलिए जब आपके घर में आपके गार्जियन होते हैं, बड़े होते हैं, तो जो इनविटेशन कार्ड आता है ना शादी वगैरह का, तो वो आपके बुजुर्ग के नाम पे, बड़े के नाम पे आते हैं। यानी बेटा होते हुए बाप को, बाप के होते हुए बेटा को कौन पूछता है? ठीक है, तो राजधानी में, कोलकाता राजधानी थी, तो राजधानी में जो है ये सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ, अदर स्टेट में नहीं। इसमें जो थे, इसमें एक आपके न्यायाधीश थे और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एक मुख्य न्यायाधीश इसमें थे। एक मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो एलिजा एमपी। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश की, और पहले अगर मुख्य न्यायाधीश, एक ही बात है, पहले मुख्य न्यायाधीश की अगर हम बात करें तो एलिजा एमपी थे। ठीक है, और इसके साथ ही 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। किसमें थे? तो 1774 में कोलकाता में जब सर्वोच्च न्यायालय स्थापित हुआ था, तो इसके पहले मुख्य न्यायाधीश एलिजा एमपे तथा अन्य 3 न्यायाधीश इसमें हुए। बात कर लेते हैं कि 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि जो 1774 का जो सर्वोच्च न्यायालय बना, इसमें क्या था कि सिर्फ प्रिवी काउंसिल, लंदन में यहाँ का जो डिसीजन होता था ना, उसे ब्रिटेन में हम चैलेंज कर सकते थे, प्रिवी काउंसिल में चैलेंज कर सकते थे। ठीक है, अब बात आता है कि 1935 के भारत शासन अधिनियम दिल्ली में संघीय न्यायालय यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा। कहाँ पे? दिल्ली में। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अब 1 अक्टूबर 1937 को फेडरल कोर्ट की स्थापना आपकी हो गई। फेडरल कोर्ट की स्थापना कहाँ पे हुई? तो दिल्ली में फेडरल कोर्ट की स्थापना हो गई। इसके अगर हम लोग फर्स्ट जज की बात करें, फर्स्ट चीफ जज की बात करें, पहले मुख्य न्यायाधीश के, तो वो कौन थे? वो मॉरिस गुएर थे। कौन थे? मॉरिस गुएर थे। ठीक है, इसमें एक चीज़ और आपको जानना है कि इसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे। जो मुख्य न्यायाधीश, जो पहले मैंने क्लियर कर दिया, जो पहले मुख्य न्यायाधीश थे वो मॉरिस गुएर थे। इसके साथ ही 7 अन्य न्यायाधीश भी थे। किसमें? फेडरल कोर्ट में। ठीक है, फेडरल कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावे 7 अन्य न्यायाधीश भी इसमें रहे। अब आते हैं अगले टॉपिक पे हम लोग, अगले क्वेश्चन पे हम लोग, कि दिल्ली में स्थापित इस फेडरल कोर्ट का प्रथम मुख्य न्यायाधीश, जो मैंने आपको क्लियर कर दिया, वो मॉरिस गुएर थे। ठीक है, अगला है कि संघीय न्यायालय के द्वारा लिए गए फैसले को, अब ये फेडरल कोर्ट के द्वारा जो फैसले लिए जाते थे ना, तो इस फैसले को भी हम लोग चैलेंज कर सकते थे, अपील कर सकते थे। कहाँ? ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में। ब्रिटेन के प्रिवी काउंसिल में इस फैसले को हम लोग अपील कर सकते थे। यानी कि देखा जाए तो हमारा अपना स्वतंत्र नहीं था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वर्तमान का जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, तो वो फेडरल कोर्ट का ही एक रूप है। ठीक है, फेडरल कोर्ट का ही, मतलब फेडरल कोर्ट से ही वो बना है। ठीक है, वर्तमान का हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो फेडरल कोर्ट से ही बना है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये तो हो गया इसकी कुछ बेसिक सारी चीज़ों के बारे में आपने और हम लोगों ने जान लिया अच्छे से। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि बहुत से उसमें अनुच्छेद, आर्टिकल, अनुसूचियाँ, बहुत सारी चीज़ उसमें से है जो लिखे गए थे। तो यहाँ अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 124 के तहत, मैंने आपको पहले बताया था कि 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में चर्चा है। ठीक है,
तो 124 के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की गठन की बात है, गठन की चर्चा है। किसमें? तो अनुच्छेद 124 के 1 में, ध्यान दीजिएगा, 124 के 1 के तहत भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, उसका गठन होगा, इस बात की चर्चा है। ठीक है, साथ ही उसमें क्या कहा गया है? तो इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होंगे और मुख्य न्यायाधीश के अलावे 7 अन्य न्यायाधीश होंगे, यानी कि एक तो इसमें चीफ जज हो जाएंगे हमारे, उसके अलावे इसमें कौन होंगे? तो उसके अलावे 7 अन्य न्यायाधीश होंगे। अब एक चीज़ और आपको जानना है यहाँ पे कि संविधान जो है उसमें आज भी 1+7 ही लिखा गया है, एक मुख्य न्यायाधीश के अलावे 7 जज लिखा गया है। क्यों? तो यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना है, क्लियर करना है आपको कि देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या में जो वृद्धि होती है उसे कौन करता है? अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की वृद्धि जो होती है उसे कौन करता है, वो राष्ट्रपति द्वारा होता है, वो मंत्रिपरिषद के सलाह पर होता है, एक्चुअली क्या प्रोसेस है उसका, संविधान संशोधन करके होता है, कैसे होता है? तो यहाँ पे जो होता है, संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। कौन करती है? तो संसद कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करती है। तो 1+7 क्यों लिखा गया? क्योंकि वहाँ पे संविधान का कोई संशोधन नहीं हो रहा है, बल्कि वहाँ पे इस बात का है जिक्र कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि संसद कानून बनाकर कर सकती है। यानी कि उस समय जब कानून बनाया जा रहा था, कानून लिखा जा रहा था, तो ये बात उनके दिमाग में थे, वो कितने बुद्धिजीवी थे, उनके दिमाग में ये बात थी कि 1+7 से आगे भविष्य में काम चलने वाला नहीं है, तो आगे और भी जज चाहिए होंगे, भाई सब कुछ होगा, हम धीरे धीरे डेवलप करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, अलग होंगी। ठीक है, तो उसमें कहा गया कि संसद कानून बनाकर जजों की संख्या में वृद्धि कर सकती है। ठीक है, हुआ भी है, तब से लेकर अभी तक जजों की संख्या में लगातार वृद्धि हुआ भी है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन। ठीक है, इसका उद्घाटन की बात कर लेते हैं, ये तो हो गया उद्घाटन इसका 28 जनवरी 1953 को, ठीक है, 28 जनवरी 1953 को जो महान्यायवादी होते हैं ना, MC सीतलवाड़, इसके द्वारा हुआ। किसके द्वारा? तो अटर्नी जनरल MC सीतलवाड़ के द्वारा उद्घाटन हुआ। और इसके पहले अगर हम चीफ जज की बात करें तो इसके पहले चीफ जज कौन थे? तो इसके पहले चीफ जज हीरालाल जे कानिया रहे। सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जज कौन थे? हीरालाल जे कानिया रहे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि पहले तो 1+7 थे, अभी सुप्रीम कोर्ट में जजों की कितनी संख्या है? तो अभी सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या है वो एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा 33 और अन्य न्यायाधीश हैं, यानी कि कुल 34। अगर कुल आपसे पूछा जाए तो 34। एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, एक ही होते हैं, और 33 जो होते हैं वो अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, ये रहा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि एक दो चीज़ है, फैक्ट्स आपको जान लेना है कि सुप्रीम कोर्ट में सर्वाधिक कार्यकाल वाले चीफ जज कौन रहे? तो YV चंद्रचूड़। ठीक है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको याद रखने हैं। बात कर लेते हैं कि अनुच्छेद 124(3). अब 124(3) में क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की योग्यताएं हैं। ठीक है, अब आप यहाँ ये कहेंगे कि 124(1) के बारे में हम लोगों ने पढ़ा और मुझे क्या गिनती नहीं आती? 124(2) को पढ़ाना छोड़ के मैंने 124(3) के बारे में क्यों पढ़ाया? तो भैया मुझे गिनती बिल्कुल आती है। देखिए 124(1) में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का गठन। ठीक है, गठन कैसे होगा? अब जब गठन होगा तो उसमें जो जज होंगे उनकी योग्यता आएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें आगे अगर हम बढ़ते हैं कि 2 में क्या है, तो 2 में है कि उनकी नियुक्ति 124 अगर 2 की बात कर लेते हैं तो उसमें नियुक्ति है, तो हम लोग नियुक्ति नहीं करेंगे, पहले करेंगे कि उनकी योग्यता के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आगे बात कर लेते हैं। तो इसका जो योग्यता है, इसके पहले अगर योग्यता के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की जो योग्यता होती है वो क्या होती है। इससे पहले एक चीज़ आपको जान लेना है कि भारत के संविधान में, ठीक है, जो ये अन्य न्यायाधीश यहाँ पे लिखा हुआ है, तो जो CJI होते हैं, जो मुख्य जज होते हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य जज होते हैं, उनकी नियुक्ति के बारे में क्यों नहीं? तो उनकी नियुक्ति के बारे में संविधान में कुछ स्पष्ट उल्लेख ही नहीं है, यानी कि जो अन्य जो जज होंगे, जो वरिष्ठ जज होंगे, उन्हीं में से एक को मुख्य जज बनाया जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि उनकी जो योग्यताएं होती हैं, उनकी योग्यताएं क्या होती है। तो सबसे पहली बात कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का क्या होना चाहिए? वो नागरिक होना चाहिए। ठीक है, हर चीज़ पे ये बात लागू होता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए।
आगे बढ़ते हैं कि भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक वो जज रहे हो, 5 साल तक लगातार वो जो है न्यायाधीश रहे हो। अगर ये चीज़ फॉलो नहीं कर पाते हैं, अगर आपके साथ ये चीज़ नहीं है तो, या ठीक है, अगर ये चीज़ आपके साथ फॉलो नहीं होता है, आप नहीं कर पाते हैं, तो भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक आप अधिवक्ता एडवोकेट रहे हो, 5 साल तक आप हाई कोर्ट में, भारत के किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक आप न्यायाधीश रहे हो, तो अगर वो चीज़ नहीं होता है तो 10 साल तक आप रहे हो, क्या रहे हो, एडवोकेट, अधिवक्ता रहे हो। तो चलिए, अगर ये दोनों में से चीज़ नहीं पूरी कर पाते हैं, ना तो आप जज होते हैं ना ही वकील होते हैं, तो क्या करेंगे। ऐसे में कहा गया है कि राष्ट्रपति की नज़र में कानून के जानकार हो, ठीक है, भारत का नागरिक हो, राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो, कानून में जो है वो पारंगत हो, ठीक है। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखना है कि इस आधार पर, यानी राष्ट्रपति की नज़र में अगर आप कानून के जानकार हैं, कानून में पारंगत हैं, तो इस आधार पर आज तक एक भी जज की नियुक्ति नहीं हुई है, ठीक है। राष्ट्रपति की नज़र में कानून के जानकार हो, इस आधार पर आज तक एक भी जज की नियुक्ति नहीं हुई है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होती है, ठीक है। क्या था सारा प्रक्रिया हम लोग जानेंगे। यहाँ पे अनुच्छेद 124, ठीक है, हमने अनुच्छेद 124(1) में गठन के बारे में जान लिया, अनुच्छेद 124(3) में हमने योग्यता उनका क्या था उसके बारे में जान लिया। अब इनकी नियुक्ति 124(2) के तहत हम जानेंगे कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में क्या प्रोसेस है, इनको बड़े प्यार से समझेंगे। बात कर लेते हैं, क्योंकि नियुक्ति से संबंधित जो बातें हैं वो बहुत बार अदली बदली गई, बहुत बार इनमें जो है फेरबदल किया गया है, ऐसे होगा वैसे होगा, तो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बात कर लेते हैं कि 1950 से 1993 तक न्यायाधीशों की नियुक्ति मंत्री परिषद की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति करते थे। साथ ही राष्ट्रपति जो होते थे वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह को भी लेते थे, लेकिन मानने को बाध्य नहीं। यहाँ पे समझते हैं सारी चीज़ों को। देखिए, 1950 से लेकर 1993 तक ये बात थी कि न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो मंत्री परिषद की सिफारिश पे राष्ट्रपति करेंगे, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। मंत्री परिषद जिनको कहेंगे, राष्ट्रपति उनको जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बनाएंगे, ठीक है। अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर आप किसी चीज़ से जुड़े हो, आपको 10 लाख 10 करोड़ रुपए अगर आपको इस तरह से कुछ पैसे दे दिया जाता है, तो आपकी नज़र में जो है आप किसे देंगे। जाहिर सी बात है अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को देंगे। तो मंत्री परिषद जो है वो जब जज को सेलेक्ट करके सुप्रीम कोर्ट में भेजेगी, तो कॉमन सी बात है कि वो जज जो है उस मंत्री परिषद के खिलाफ फैसला कैसे सुनाएंगे, ठीक है ना। एक नेचुरल बात है, एक कॉमन बात है कि वो जज उस मंत्री परिषद के, उस सरकार के विरुद्ध में अपना फैसला कैसे सुनाएगी। तो ये कहीं ना कहीं जो हो रहा था ये गलत हो रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोगों ने क्या किया, इस चीज़ को जो है आगे कैसे ये चीज़ बदलता है कि जज जो होते हैं वो बाध्य हो जाते थे कि आप सरकार के विरुद्ध कोई फैसला कैसे सुनाएंगे, क्योंकि वही सरकार की सिफारिश पे तो आप जज बनकर हैं यहाँ पे। तो कैसे होगा ये चीज़। आगे क्या हुआ कि 1993 में इस बात पर विवाद हुआ, होना ही था, इस बात पर विवाद हुआ क्योंकि वो जज सरकार के खिलाफ कैसे जा सकते हैं, उनके द्वारा तो वो चुने गए हैं। तो इस चीज़ पे क्या हुआ, विवाद हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि 1993 में सर्वोच्च न्यायालय एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन मामले में इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी, ठीक है, इस बात को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। अब यहाँ पे 1993 में इसमें बदलाव करते हुए जो है कॉलेजियम, ठीक है, कॉलेजियम व्यवस्था का गठन हुआ। क्या हो गया, कॉलेजियम व्यवस्था का गठन हो गया। यानी कि मंत्री परिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति जिन जजों की नियुक्ति करते थे उसको हटा करके, 93 से हटा करके उसमें क्या कर दिया गया कि कॉलेजियम की सिफारिश पर न्यायाधीशों की नियुक्ति अब राष्ट्रपति करेंगे। उसमें बदलाव कर दिया गया कि अब राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति कैसे करेंगे, तो कॉलेजियम की सिफारिश पर वो करेंगे, ठीक है। अच्छा, कॉलेजियम क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। तो देखिए, कॉलेजियम जो है वो भारत के संविधान में कॉलेजियम का कोई स्पष्ट उल्लेख ही नहीं था। ये तो एक समिति की हम बात कर लेते, एक समिति की बात कर लेते था, जिसको कि भारतीय मीडिया द्वारा इसे कॉलेजियम नाम दिया गया था। इसमें क्या था कि कॉलेजियम में आपके एक अध्यक्ष होंगे। अध्यक्ष कौन होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज होंगे वो इसके अध्यक्ष होंगे, और अन्य 4 सदस्य, अन्य 4 सदस्य मतलब क्या, अन्य 4 जो वरिष्ठ, जो सीनियर जज होंगे वो इस कॉलेजियम के सदस्य होंगे, ठीक है।
इनके अलावा मतलब कोई अलग से कोई कमेटी वगैरह नहीं होगी। तो कॉलेजियम में एक चीफ जज हो जाएंगे और 4 जो हो जाएंगे वो सीनियर जज हो जाएंगे, ठीक है। उनकी सिफारिश पर राष्ट्रपति जजों की नियुक्ति करेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि देखिए वहाँ पे क्या था कि आप डायरेक्ट सरकार आपको चुनकर भेजती थी, आप सरकार के फेवर में डिसीजन लेना वगैरह इस तरह की बातें होती थी। अब यहाँ पर क्या था कि कॉलेजियम व्यवस्था से होगा, तो कहीं ना कहीं था इस मामले को जो पहले जो चुनने की प्रक्रिया थी और इसमें जो था वो कुछ हद तक कह सकते हैं हम लोग कि काफ़ी ज़्यादा इसमें परिवर्तन हुआ और सरकार के हाथ से जो नियुक्ति की प्रक्रिया इसे छीन ली गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 2013 में 120वां संविधान संशोधन विधेयक जब लोकसभा में आया, ठीक है, 2013 में 120वां संविधान संशोधन विधेयक जब लोकसभा में आया, इसमें क्या कहा गया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया को कॉलेजियम व्यवस्था जो है वो खत्म कर देंगे, ठीक है। लेकिन हुआ क्या कि जब लोकसभा में ये विधेयक आया उसी समय लोकसभा भंग हो गई थी, ठीक है। जब लोकसभा भंग हो गई तो ये विधेयक भी भंग हो गया, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लोकसभा जब भंग होती है तो विधेयक भंग हो जाती है, लेकिन जब राज्यसभा भंग होती है तो विधेयक जो राज्यसभा में होता है वो भंग नहीं होता है। तो ये विधेयक भंग हो गए थे, जिसने कहा था कि कॉलेजियम व्यवस्था को हम लोग समाप्त करके दूसरी न्यायिक व्यवस्था हम लोग लाएंगे, ठीक है। तो ये जो विधेयक है वो लोकसभा में भंग हो गया था। अब हुआ ये कि 2014 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, ठीक है, 2014 में सत्ता का परिवर्तन हुआ, मोदी जी की सरकार आई। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें कहा गया कि कॉलेजियम व्यवस्था को हम लोग समाप्त करेंगे और राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग का गठन करना है, ठीक है, राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग का गठन। इसमें जो अध्यक्ष होंगे, एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे। इसमें कहा गया कि एक अध्यक्ष और 5 सदस्य होंगे, ठीक है। एक अध्यक्ष इसमें कौन होगा, तो इसमें एक अध्यक्ष होगा। अच्छा, ये बिल पास जो हो गया आपका, जब मोदी जी की सरकार आई तो ये बिल दोनों सदनों में से सर्वसम्मति से जो हो गया, ये बिल जो हुआ पास हो गया, ठीक है, कि कॉलेजियम व्यवस्था को हटा देंगे और राष्ट्रीय न्यायिक प्रक्रिया को हम लोग जो है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन करेंगे। यानी कि इसमें कहा गया कि कॉलेजियम व्यवस्था को समाप्त करना है और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति का आयोग गठन करना है। जिसमें ये बिल क्या हुआ, ये विधेयक क्या हुआ कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से ये जो है सर्वसम्मति से ये पारित हो गया, ठीक है। कब पारित हो गया, और इस पर राष्ट्रपति ने 1 जनवरी 2015 को इस विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया। ये क्या था, तो ये 99वां संविधान संशोधन हो गया। 99वां संविधान संशोधन के तहत कॉलेजियम व्यवस्था को खत्म करना है और इसमें क्या करना है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन, 99वां संविधान संशोधन में। अब इसमें जो है तो इसमें जो एक अध्यक्ष होंगे और इसके साथ ही 5 अन्य सदस्य होंगे, ठीक है। एक अध्यक्ष कौन होगा, तो अगर एक अध्यक्ष की हम लोग बात कर लेते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जज हो जाएंगे। 2 सदस्य की अगर हम बात कर लेते हैं कौन होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो होंगे। अगर एक और सदस्य की हम लोग बात कर लेते हैं तो भारत सरकार का कानून मंत्री होगा। और अंतिम 2 सदस्य की हम लोग बात कर लेते हैं तो वो कौन होगा, तो विधि वक्ता यानी कानून के जानकार। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी कमेटी की सिफारिश पर राष्ट्रपति करेंगे। यानी ये जो विधि वक्ता होंगे तो ये इनकी सिफारिश कौन है, सिफारिश पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेंगे। तो 99वां संविधान संशोधन मार्च 2015 में सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को चुनौती दी और 99वां संविधान संशोधन को असंवैधानिक कहा। क्यों कहा, कैसे कहा, समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या था कि 3 न्यायाधीश जो थे और 3 सरकार के लोग थे। 3 न्यायाधीश आपके हो गए और 3 सरकार के लोग हो गए। जैसे मैंने बताया ना कि 2 1 इस तरह से था, तो 3 न्यायाधीश हो गए और 3 सरकार के लोग हो गए। अब इसमें एक चीज़ और था कि यदि न्यायाधीशों की संख्या में अगर 2 जजों की रिक्ति हो जाएगी तो आयोग जो है उनकी नियुक्ति करेगा। लेकिन कैसे करेगा, जब 6 में से 4 सहमत होंगे तो, ठीक है, उस नाम को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। एक चीज़ और है कि गृह मंत्रालय के पास ये नाम जाएंगे और पुनः ये राष्ट्रपति को भेजेंगे। लेकिन एक बार अगर इसमें क्या था कि अगर 2 बार सिफारिश करें, एक नाम का अगर 2 बार अगर आप सिफारिश करें तो 6 के 6 लोग इसमें सहमत होना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये भी रॉन्ग था, गलत था। तो अब क्या गया कि 99वां संविधान संशोधन को मार्च 2015 में सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को चुनौती दे दी गई, ठीक है, इसको चुनौती दे दी गई और इसको असंवैधानिक कहा। कब कहा, इसको असंवैधानिक कहा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं
फिर से एक बार क्या हुआ कि कॉलेजियम न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी वो कॉलेजियम की सिफारिश पर राष्ट्रपति करने लगे। ठीक है, यानी कि वर्तमान में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो कॉलेजियम व्यवस्था ही है, कॉलेजियम व्यवस्था ही है। तो कॉलेजियम नामों को गृह मंत्रालय में सिफारिश करता है और गृह मंत्रालय इसे राष्ट्रपति को भेजता है। अच्छा, गृह मंत्रालय चाहे तो इस नाम को कॉलेजियम को वापस भेज भी सकता है। यही मामला है इस विवाद का। यहाँ पे एक विवाद छुप जाता है जब गृह मंत्रालय उस नाम को राष्ट्रपति के पास भेजने के बजाय वापस क्या करते हैं, जब कॉलेजियम को भेज देते हैं तो एक विवाद जो है यहाँ से उत्पन्न होता है। अच्छा, कुछ बेसिक चीज़ें जो आप जानते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ कौन दिलाते हैं, तो वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। जज त्यागपत्र किसे देंगे, तो वो राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, शपथ इनका कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि 124 के 4 में क्या है। ठीक है, 124 के 4 में क्या है, तो सर्वोच्च न्यायालय के यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो अनुच्छेद 104 में है। हमने गठन कर लिया, इनकी योग्यता देख ली, इनकी नियुक्ति हो गई। अब हम क्या करते हैं कि इनको हटाने की प्रक्रिया क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो देखिए आराम से समझते हैं हम लोग कि न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रस्ताव जो है वो किसी भी सदन में, लोकसभा में या राज्यसभा, किसी भी सदन में आप ला सकते हैं। लेकिन लोकसभा में लाने के लिए 100 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए और राज्यसभा में अगर आप लाते हैं तो 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया लाते हैं, प्रस्ताव लाते हैं, तो आप संसद के किसी भी सदन में लाइए, लोकसभा में आपको 100 सदस्य जो है समर्थन होना चाहिए और राज्यसभा में 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। इसके साथ ही एक चीज़ और आपको याद रखना है कि न्यायाधीश को, अगर आप किसी न्यायाधीश को हटाना चाहते हैं तो उस न्यायाधीश को 14 दिन पहले ये सूचना देना होता है। क्यों देना होता है, तो वो खुद का जो प्रतिनिधि के रूप में अपना पक्ष रख सकते हैं। अपना किसी प्रतिनिधि को बोल करके, कह करके या खुद से चाहे तो वो अपना पक्ष रख सकते हैं। इसलिए उनको 14 दिन पूर्व क्या होता है कि उनको उस न्यायाधीश को जो इससे संबंधित है उनको ये जानकारी देना अनिवार्य होता है। अच्छा, क्यों हटाए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, तो ये हटाए क्यों जा सकते हैं, क्यों हटाए जा सकते हैं, तो देखिए जब इनके ऊपर कदाचार का आरोप लगता है या अक्षम्यता जब लगता है तो इनको जो है हटाया जा सकता है। कदाचार में क्या आता है, तो देखिए अगर संविधान का उल्लंघन करते हैं ये तो कदाचार का इन पे आरोप लगेगा। अगर ये किसी लाभ के पद पर होते हैं तो कदाचार का आरोप लगेगा और न्यायिक अवहेलना जब करते हैं तो इन पे कदाचार का आरोप जो है लगेगा। अब अक्षम्यता के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो शारीरिक अक्षम्यता के बारे में हम लोग समझते हैं। जैसे कि अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज है और अगर वो पागल होता है और वो कहता है कि भैया ना, हम तो त्यागपत्र देने से रहे, हम त्यागपत्र तो देंगे नहीं, हम त्याग तो देंगे ही नहीं, तो क्या किया जाएगा, उसमें से उनको हटा दिया जाएगा। या फिर उनको कुछ वैसी गंभीर बीमारी, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाता है कि उनको उस पद से हटा दिया जाता है। एक चीज़ आपको यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको समझना चाहिए कि अगर कदाचार से अगर आप हटाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं तो उसकी जांच की जाएगी। ठीक है, ऐसे थोड़े होता है कि आपने कुछ भी उन पर आरोप लगा दिया और वो जज जो है वो मतलब ऐसे थोड़े हैं कि वो हट जाएंगे। लेकिन अगर आप अक्षम्यता के ऊपर जब उनको हटाया जाता है तो वहाँ पे जांच की आवश्यकता नहीं होती है। तो कदाचार में जो होती है वो जांच की आवश्यकता होती है। तो जांच इनका कौन करेगा, तो देखिए जांच इनका कौन करेगा, तो जिस सदन में हटाने का प्रस्ताव लाएगा, ठीक है, जिस सदन में, मैंने पहले बताया कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में आप ला सकते हैं, तो जिस सदन में सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का प्रस्ताव लाएगा उस सदन का मुखिया करेगा। वहाँ पे एक कमेटी बनाई जाएगी, एक समिति बनाई जाएगी जिसमें 3 लोग होंगे। 3 लोग कौन होंगे, तो एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, दूसरा हाईकोर्ट का, किसी भी हाईकोर्ट का जो चीफ जज होगा वो हो जाएगा, एक सुप्रीम कोर्ट के जज हो जाएंगे, दूसरा हाईकोर्ट, किसी भी हाईकोर्ट का चीफ जज हो जाएगा और तीसरा विधिवेत्ता यानी कानून का जानकार। वो इस आरोप की, वो कमेटी जो है, वो समिति जो है इस आरोप की जांच करेगी। जब वो जांच करेगी और अगर वो सही पाती है तो क्या करेगी, उस सदन के मुखिया को अपना रिपोर्ट देगी। ठीक है, और अगर ये प्रस्ताव दोनों सदन में अगर ये प्रस्ताव जो होता है यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में उपस्थित या मतदान करने वाले सदस्यों की संख्या के, जितने भी सदस्य संख्या हो जाते हैं उपस्थित या मतदान करने वाले, अगर वहाँ पे ये 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो वो न्यायाधीश जो होते हैं वो अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, वो न्यायाधीश क्या होते हैं, अपने पद से हट जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग
हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के बारे में जानने की पूरी कोशिश की और समझने की कोशिश की थी कि उनकी नियुक्ति कैसे होती है, सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे होता है, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए, उनको हटाने की प्रोसेस क्या है, क्या प्रक्रिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और समझ में अच्छे से आ गया होगा। और इसी टॉपिक से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसी टॉपिक से संबंधित और बाकी जो तथ्य हमारे रह गए हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।